नमस्कार। अगर कोई आपको कहे कि हालात अब अमेरिका के हाथ से निकलते जा रहे हैं, एक हफ्ता पूरा हुआ है और युद्ध में जो संकेत मिल रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, संकेत क्या जो प्रमाण मिल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अमेरिका के लिए अब युद्ध बहुत मुश्किल होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आपको शायद ये याद आए कि मैंने कल के अपने वीडियो में एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया था। आज हम ज़मीनी चीज़ों की बात करेंगे, हम उन तथ्यों की बात करेंगे जो साफ दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि अमेरिका किस तरह परेशान है। आज हम समझेंगे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान की लड़ाई वाटरलू बनती जा रही है। इजराइल ने किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया है, दूसरे अरब देशों को भी फंसा दिया है, और किस तरह से मूर्खताएं पुराने उदाहरणों से नहीं सीखना डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी और उससे भी ज़्यादा इजराइल के लिए खतरनाक बन गया है। युद्ध में खबरें आपके पास जो आ रही हैं सेंसर्ड हैं। आपके पास जो खबरें आ रही हैं वो सीधे सीधे नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। अभी एक पत्रकार गए थे, यशवंत सिंह हैं, भड़ासपुर मीडिया वाले, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। उन्होंने साधना न्यूज़ के एक पत्रकार अभी लौटे हैं वहाँ से, वो प्रधानमंत्री को कवर करने गए थे, वो लौटे हैं, फंस गए थे इजराइल में। वो बता रहे हैं कि इजराइल में कितना बुरा हाल है, बंकर तक में आदमी सेफ नहीं है। पहले उनका बयान सुन लेते हैं, ये बयान से बाद में हम उस एनालिसिस पे आएंगे, जो हकीकतें हैं उनको सामने रखेंगे। हमारे बीच जो है बृजमोहन भाई आ चुके हैं, जो फंसे हुए थे वहाँ पे आपके जो है इजराइल, तेल अवीव, जॉर्डन होते हुए। सर, आप जब यहाँ आए तो आपको दाल भात खा के बड़ा अच्छा लगा होगा। लग रहा है इससे कि आप रिलैक्स मोड में आ गए, अपने घर आ गए। मैं भगवान की कसम, अब मैं जब भी विदेश यात्रा अगर कभी सोचूंगा दोबारा जाने की, दाल चावल लेके जाऊं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते हमने सिर्फ मैदा खाया है और वहाँ तो बीफ है, चिकन है, मटन है। कहाँ खाया जो है? तेल अवीव में, जॉर्डन भी एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे भी समझिए। हाँ, ये जरूर एक मैं आपको जरूर इत्तेफाक, देखिए मेरे जेब में शायद ये चीज़ रह गई है, ये मैंने वहाँ ज़रूर खाया। ये वहाँ पे ना खजूर, ये होता है खजूर, ये हमने तेल अवीव में भी खाया और 2 खजूर खा करके दिन भर रहता था बस, क्योंकि जो खाना वहाँ मिलता था वो मैं नहीं खा सकता था। वेजिटेरियन आदमी जो है, सनातनी आदमी आप। हाँ ये बस ये 2 खजूर खाते थे। लेकिन ये मैं जरूर बोलूँगा, अगर आप लोग विदेशी खजूर जरूर मंगाइए। तो कुल कितने दिन फंसे रहे आप वहाँ पे? 28 तारीख की सुबह से लेकर के आप समझिए कि लगभग कल रात तक हम लोग थे वहाँ पे, और हम लोग पहुंचे। युद्ध का एहसास तो आपको हुआ होगा। जो 3 दिन हम लोग, शनिवार से लेकर मंगलवार तक का 3 दिन तेल अवीव में जो हम लोग थे, वो युद्ध वाला दौर था। और अब मैं आपको बताऊं, आप लोगों को तेल अवीव से निकाल के जॉर्डन भेजा गया, जॉर्डन में भी बमबारी हुई बस से, फिर जॉर्डन से फिर आप लोगों को फ्लाइट से, फिर हम लोग वाया लंदन, नहीं वाया, हमारे को वो रूट हमारा मिडिल ईस्ट का नहीं, लेकिन लंदन से कुछ उससे पहले ही कोई रूट था, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जोन अभी सेफ जोन था, ये बताया। क्योंकि देखिए हम लोग प्लेन के अंदर थे, लेकिन हमें जो अधिकारी बता रहे थे वहाँ के, जो रॉ के भी जो अधिकारी साथ में थे, कि रूट बदल के लाए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताते चलूँ, एक हमारे को जॉर्डन इंटेलिजेंस के एक व्यक्ति से हमें जानकारी, बातचीत में उसको हो गया, बड़ा अच्छा हमसे बात करने लगा। उसने बताया कि आप ये बताइए कि आपके कुछ ऐसे पत्रकार थे जो कि पहले से ही इजराइल में रह रहे थे, तो क्या आप लोगों को पता था कि? हमने कहा नहीं, मैं तो उनमें से नहीं था, मैं तो बाद में हूँ। कह रहे ईरान सरकार को इस बात का अंदेशा है कि कुछ ऐसे पत्रकार, भारतीय पत्रकार जो वहाँ इजराइल में पहले से थे, क्या उन्हें अंदेशा था? मैं आपको बताऊं, वो पत्रकार निश्चित रूप से थोड़ा अवेयर हो जाए, क्योंकि ईरान को ये पता लग चुका है। और ईरान, ये जॉर्डन इंटेलिजेंस का जो बंदा जो एयरपोर्ट पे वो लोग तैनात होते हैं, उन्होंने हमसे बातचीत में, क्योंकि उसने कॉफ़ी पिलाया, पूछा पाछा, आप लोग परेशान हो गए, तो बोला कि आप लोग, क्या आप भी वही पत्रकार थे? हमने कहा नहीं, मैं तो आया ही हूँ 24 तारीख को, जब प्रधानमंत्री जी की विजिट थी, और उसके बाद हम लोग निकले। बोले नहीं, बट हमारे को जो जानकारी है कि ईरान को, ये सरकार को इस बात की जानकारी है कि आप कुछ पत्रकार, जो भारतीय पत्रकार वहाँ मौजूद थे, उनको पहले से जानकारी। अगर ऐसी कोई बात है, मैं कहता हूँ पत्रकारिता निश्चित रूप से थोड़ा सा आप करें, क्योंकि हो सकता है कहीं गलत फहमी में कोई घटना ना हो जाए किसी के साथ, फिर आप दोष सरकार को देंगे। ये एक बड़ी बात है खास तौर से। तो बृजमोहन जी, आप साधना न्यूज़ देखते हैं, और लगातार इस बीच प्रधानमंत्री के साथ कई देशों की यात्रा आपने की, और मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल यात्रा आपको लगी होगी जीवन की, जहाँ पे क्या कभी ऐसा वक्त भी आया कि लगा कि मैं बचूंगा नहीं, हनुमान जी याद आ गए हों? ये मैं हमेशा अपने साथ हनुमान चालीसा लेके चलता। क्या बात है।
इसीलिए लेके चलता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे ना, हाँ। वहाँ के जो विदेशी मंत्रालय के जो लोग थे ना, उन्होंने मुझसे बोला बृजमोहन जी हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, यानी किसी के बस में कुछ है नहीं। और जब बम फटता है ना तो वो देखता ही नहीं कि भारतीय है कि इजरायली है। सही बात और है। आपके बगल में ना गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाइल से आप बचेंगे नहीं। और ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं, 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहाँ पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या, क्योंकि हमें कुछ बता, ये तो इंडियन मीडिया है, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का, कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी। वहाँ तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही, आप वहाँ विजुअल्स नहीं ले सकते हैं लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं। और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी, जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी हमें जाना है, वहाँ पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुँच रहे हैं, और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ साधना नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी, 1% डाइड। लेकिन वहाँ पे जो लोकल का जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल वचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। इससे पता लगता है कि बड़ी वहाँ घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहाँ का टेक्नोलॉजी जो कहने की बातें है ना, अलार्म बजता था हम लोग को, एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाज़ें आ रही थी, पता लगा कि बिना अलार्म की चीज़ें आ गई। तो टेक्नोलॉजी फेल है। और जब वो आपके ड्रोन्स और ख़ासतौर से मिसाइलें दगती है ना, तो नहीं पता हमारे 200 मीटर से हम कितनी दूरी पे हैं। और अभी आपको पता लगा होगा कि खासतौर से मिडिल ईस्ट में सारे अमेरिकन एम्बेसी को उन्होंने टारगेट किया है। हो सकता है कि तेल अवीव की उसको टारगेट किया था, तो हम भी नहीं बचते। हम फिर आप हो सकता है ये खबर बता रहे होते कि हमारे साथ के थे 100। नहीं, हम लोगों ने मजाक में कहा था कि जब अगर ब्रिज भाई शहीद हो जाएंगे तो हम उनकी स्मृति में जो है, जो फेसबुक से हम लोग जो कमा रहे हैं पैसे, उससे आपकी जो मूर्ति बनवाई जाएगी। लेकिन ये मजाक की बात है, लेकिन दिल तो देखो मित्रों को धड़कता ही रहता है। और हम तो नहीं कहेंगे कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धू अब पत्रकार नहीं होता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय ऐसी आपदाएं हो जाएं जहाँ पे विश्व युद्ध का खतरा है और कहीं भी मिसाइल गिर रही हों, तो वैसे में जान बचा के भारत आना, अपने घर लौटाना और दाल भात खाना सबसे कीमती चीज़ है। तो ब्रिज भाई का अपने देश में स्वागत है। एक चीज़ मैं जरूर बताऊंगा, कुछ पत्रकार अभी भी वहाँ पे हैं जिनके संस्थानों ने बोला हम आपकी व्यवस्था कराएंगे, लेकिन व्यवस्था वो कतई नहीं करा सकते। अगर कोई व्यवस्था करा सकता है वहाँ से आने की तो सिर्फ सरकार करा सकती है। और उनका बहुत मन था होली में आने का। उसमें से एक ऐसे पत्रकार है जिनकी शादी मात्र 8 महीने पहले हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी अपील है, मैं खास तौर से चाहूँगा ऐसे संस्थानों के मुखियाओं से कृपया बुलाइए उनको, क्योंकि ऐसा कुछ वो नहीं दिखा रहे हैं, या आप उनको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ इजराइल से हमें क्या लेन देना। कोई आपको याद होगा प्रिंस को बचाना है, ऐसी खबरों को आप दिखाइए ना 24 घंटे। वहां पे इजरायलियंस मर रहे हैं, ईरान में क्या हो रहा है, अरे आपसे क्या लेना देना, क्या खबरों के टीआरपी के चक्कर में आप पड़े। अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारे पत्रकार को मिडिल ईस्ट में 12 घंटे के लिए रोक लिया गया। मैं आपको बताते हुए, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो जा रहे हैं वहाँ पे न्यूज़ कवर करने के लिए, उन्हें 12 घंटे बिठा लिया गया। तो प्लीज़ मेरी एक तरह से मेरी हाथ जोड़ के विनती है मीडिया संस्थानों की कुछ हेड्स की, जिनके प्रतिनिधि वहाँ पे, कृपया उनको बुलाइए, क्योंकि साथ के साथी थे, मुझे भी खल रहा है। अभी हम लोग आए हैं मात्र, वहाँ बहुत लोग हैं अभी। तो मीडिया संस्थानों से अपील है, प्लीज़ अपने रिपोर्टरों को जबरन दांव पे न लगाएं उनकी ज़िंदगी को। तो ये आपने देखा कि ज़मीन की हकीकत क्या है। ये एक भारतीय पत्रकार जो वहाँ से लौटा है वो बता रहा है। पर इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ें जिन पे हमको गौर करनी है, और वो चीज़ें सीधे युद्ध क्षेत्र से आने वाली खबर नहीं है, प्राइमरी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ बताती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हमने सारा ख़त्म कर दिया एयरफोर्स, उनका ये ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कर दिया ईरान का। पर मदद मांग रहा है उस आदमी से जो अमेरिका की मदद पे जिंदा है। कौन? यूक्रेन का ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से डोनाल्ड ट्रंप ने मदद मांगी है कि भैया हमारी मदद करो, हमको बचा लो। किससे? ड्रोन से, जो ईरान के हैं। हाँ, क्योंकि ईरान के ही ड्रोन रूस भी इस्तेमाल कर रहा है। और उसने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा कि अपनी स्पेशल टेक्निकल एक्सपर्टीज़ से हमारी मदद करो, विशेष तकनीकी सहायता हमको दो। और उसके बाद में ज़ेलेंस्की कुछ एडवाइज़र और कुछ सिस्टम फारस की खाड़ी में भेज रहा है। फारस की खाड़ी कौन सी हुई? यही जो हरमुज के आसपास का इलाका, समझ लीजिए कि भारत का जैसे एक तरफ मुंबई है, गुजरात है, उसके ठीक सामने समंदर पार करके जो पड़ता है वो सब फारस की खाड़ी है। खैर, वहाँ पर भेजिए, क्योंकि आम तौर पे यही यूक्रेन है जिसका काम चलता है अमेरिका की सहायता से। आज अमेरिका को उसकी मदद की ज़रूरत पड़ गई। पहली इन्फॉर्मेशन, हालात ये हैं
कि जो ईरान के ड्रोन है ना, उन पे पार नहीं पा रहा है अमेरिका। क्यों? उसकी वजह है, मैं आपको बहुत सारी वजह तो लोग कीमत की तो बताते हैं, कीमत का अंतर है, 30,000 50,000 डॉलर में आ जाता है, उनके 25 लाख 40 लाख डॉलर लगते हैं। खैर, एक तो ये ज़मीन के पास उड़ते हैं, तो ज़मीन के पास कोई चीज़ उड़ती है तो बहुत ज़्यादा राडार की नज़र में नहीं आ पाती है, और करीब 50 किलो विस्फोट भी ले जाते हैं। 50 किलो बहुत होता है, और सैकड़ों एक साथ छोड़ सकते हो, सस्ते पड़ते हैं। इस वजह से हज़ारों ऐसे ड्रोन उसने जमा कर लिया। अब इसको कैसे गिराया जाए, ये अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो उसकी मिसाइल भी ऐसी है जो अजय हैं। अभी तो मैं ड्रोन की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए मदद मांगी गई है। अब ज़ेलेंस्की जो है वो, उन्होंने कुछ अपना सिस्टम निकाला है, उसमें वो रेडियो सिस्टम निकाल रहे हैं, उसमें ड्रोन की आवाज़ को डिटेक्ट करके गिराना, इस तरह का उन्होंने कुछ बना लिया अपना देसी जुगाड़। अब ये कह रहे हैं भाई ये हमको दे दो जुगाड़। हालत ये है कि ज़ेलेंस्की ने खुद पब्लिक में बयान देकर कहा कि ये ड्रोन वो हमसे मांग रहे हैं। आप सोचिए कि कैसे ड्रोन हमले लगातार सफल हो रहे हैं। 6 अमेरिकी फौजी जिस हमले में मरे, वो ड्रोन का हमला था कुवैत में। सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास के ऊपर जो बम गिराए गए, वो भी ड्रोन से गिराए गए हैं। बहरीन में जो नौसेना का उनका एक राडार सिस्टम लगा हुआ था, उसको तबाह किया ड्रोन ने किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। कतर में, सऊदी में, अलग अलग जगहों पर उनको, जो कतर में आपको पता है तेल के कुएं बंद करने पड़े, बहुत सारी चीज़ें, गैस के कुएं। तो ये जो सिचुएशन है, ये ड्रोन के कारण है। अब आप सोचिए कि जब आपको ज़रूरत पड़ जाए तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मार्को रूबियो, अमेरिका का विदेश मंत्री, ये कह रहा है कि जो देश संकट के समय मदद नहीं करते, अमेरिका उनके साथ बाद में खड़ा नहीं होता, अमेरिका का भी उनको समर्थन नहीं मिलता। क्यों कह रहा है? ब्रिटेन और स्पेन दोनों ने कह दिया भाई कि हम आपके साथ ज़्यादा मरने को तैयार नहीं हैं। कीर स्टारमर, कौन? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके ऊपर तो ट्रंप भड़क गए हैं। अब कैसे कहें कि भैया तेरे बगैर हाल ख़राब है, कह रहे हैं ये लड़ाई तो हम जीतने वाले हैं, अब तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह, जबकि उसने 2 फ्लीट अपने दे दिए इनको। लेकिन भड़क रहा है ट्रंप। कब दिए? पहले उसने मना कर दिया था, अब दे दिए हैं, अब ये भड़क रहा है। तो हालत समझिए आप, फ्रस्ट्रेशन समझिए। अपने ही दोस्तों पे चिल्ला रहे, अलग अलग जगहों पे देखो, और वो कह रहा है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। उसने कहा अभी हम भेज सकते हैं, ऐसा कहा उसने। इस पर ही हाल हो गया। ब्रिटेन ने पहले मना किया था, आपको पता है। अब उसके बाद में RAF फेयरलॉर्ड और डिएगो गार्सिया में उसने वहाँ से उनको फ़्लाइट करने की परमिशन दे दी है, और ये ऑलरेडी फ़्लाइट कर रहे हैं। डिएगो गार्सिया में हिंद महासागर में, आपको पता है, मैंने नक्शे के साथ बताया था, थोड़ा श्रीलंका से और नीचे चले जाओ, समुंदर में दूर छोटा सा द्वीप है, वहाँ अमेरिका ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, और वो ब्रिटेन के अंडर में। ब्रिटेन की उसकी लीज ख़त्म होने वाली है। लीज ख़त्म होगी तो वो साइप्रस का वापस उसको मिल जाएगा। और पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप उसको सलाह दे रहे थे कि आप साइप्रस को खाली मत करो। आप समझ लो, ये तैयारी चल रही थी पहले से कि युद्ध करना है। खैर, और ये सारी चीज़ें बताती हैं कि क्या सीन यहाँ पर बन रहा है। अभी ये सीन आप देखो, अब देखिए इन लोगों की अपनी तैयारियों का सिस्टम, फ्रस्ट्रेशन का हालत ये है, वो हर तरह मार रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, इजराइल के अंदर लोगों के मोबाइल पे हिब्रू भाषा में SMS आया, मतलब ईरान से मैसेज भेजा उनकी भाषा में SMS नेतन्याहू के नागरिकों को, इजरायलियों को, कि भाई देखो बंकर में भी नहीं बचोगे। अभी मैंने आपको पत्रकार का बाइट सुनाया, वो साफ बोल रहे हैं कि बंकर में भी आदमी सुरक्षित नहीं है। कह रहे बंकर में भी नहीं बचोगे, मारे जाओगे, भलाई इसी में देश छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि अब ईरान का कहर बढ़ने वाला है। ये मैसेज इनके नागरिकों पे, इनके देश में SMS के ज़रिए आ जाए तो ये साइबर वार का एक बड़ा हिस्सा है, और इससे ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ईरान कितना आगे निकल गया है। ये काम कभी इजराइल किया करता था, ये इजराइल के साथ हो रहा है। कभी इजराइल ये हैकिंग किया करता था, वो किया करता था, इजराइल के साथ हो रहा है।
इजराइल के लोगों के बीच में जब कभी भी सायरन बज रहे हैं, सायरन बजने का मतलब ये है मिसाइल बम गिरने वाली है, बंकर में चले जाओ, तो दिन भर ऐसे सायरन बज रहे हैं, उन सायरनों के बीच में ये पैनिक वाला मैसेज आए और वो भी ईरान की तरफ से आए, तो आप कल्पना कर सकते हो कि सीन क्या होगा। ये इजरायली जो आज मात खा रहे हैं ना, अमेरिका के ड्रोन और माफ़ कीजिए ईरान के ड्रोन, ईरान की मिसाइल वगैरह के साथ में हर जगह पिट रहे हैं, इसलिए पिट रहे हैं क्योंकि इनका ऊपर का डिपार्टमेंट अहंकार से भरा हुआ है। अमेरिका का ऊपर का डिपार्टमेंट अहंकार से भरा हुआ है। मानता हूं कि यहूदियों ने बहुत क्राइसिस झेला था, लेकिन अब वो पीढ़ी नहीं है। ईरान की आज की पीढ़ी क्राइसिस झेल रही है। तो ये लोग खाए घाये लोग हैं, पूरी दुनिया को लूट रहे हैं, बहुत समृद्ध लोग हैं, तो इनके पास में वो शिद्दत नहीं है, बाकी सब है। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 13 अप्रैल की बात है। मिस्र की सीमा से लगा हुआ इजराइल का एक एयरबेस है, नेवातिम एयरबेस। इस एयरबेस पे ईरान ने हमला किया। उसने 185 ड्रोन, 36 क्रूज मिसाइल और 120 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी और उसने उस एयरपोर्ट को तबाह कर दिया, एयरबेस को तबाह कर दिया। एयरफोर्स का एयरबेस था। ये घटना अपने आप में बताती है कि किस तरह से ईरान ने जो तरीका आज युद्ध में अपना रहा है, झुंड के झुंड भेजो, जितने मरते हैं मर जाएंगे बाकी बच जाएंगे वाला, ये तरीका उसने तब अपनाया था, तब कामयाब हुआ था। और आपको याद होगा तो मैंने उस वक़्त इसी नज़रिए से इसका विश्लेषण किया था कि आप देखिए कि ईरान कितना कामयाब हो गया है। हुआ क्या था, आपको याद होगा कि उस समय इन्होंने कुछ ऐसा किया था जो ईरान को बर्दाश्त नहीं हुआ था। ईरान के अंदर स्ट्राइक करके इन्होंने 2 नेताओं को मार दिया था। कौन से नेता थे? हमास का एक लीडर था, याद कीजिए, डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक और मसला हुआ है, 4000 इजराइल के नागरिक दुबई में फंसे हुए हैं, दिन रात त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। इजराइल उनको निकाल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं निकाल पा रहा है? उसी तरीके से जिस तरह से इजराइल करता है। हालत ये है कि उसने 4000 इजराइलियों को निकालने के लिए सारा इंतज़ाम कर रखा। बेन गुरियन एयरपोर्ट से कुछ स्पेशल कमर्शियल उड़ान चलनी थी जो जाती यूएई में और वहाँ से इजराइलियों को भर के लाती। ईरान को पता है कि इजराइल क्या प्लान कर रहा है, चप्पे चप्पे की चीज़ पता है। जिस दिन उसको इजराइलियों को वहाँ से पिक करना था, उसी दिन उसने दुबई का एयरपोर्ट उड़ा दिया। हुआ ये कि जो 2 एयरलाइन इन लोगों को लाने वाली थी, फ्लाई दुबई और एतिहाद एयरवेज, उनका पूरा प्लान कैंसिल हो गया। निकालने जाने का काम मुश्किल हो गया। फिर दुबई से लोगों को वापस लेके कई दूसरे देशों से सड़क के रास्ते से फिर फ्लाइट लेके जाने का ये लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, जिसमें किंग हुसैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह वगैरह है। खैर उस डिटेल में जाने का मामला नहीं, लेकिन कुल मिला के अपने नागरिकों को ये वहाँ से निकाल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसको खबर लग गई है। तो आप सिचुएशन समझिए, डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ पड़ा है। एक और किस्सा बताता हूँ। अभी उसने कहा था कुर्दों से कि तुम लोग जाओ ज़मीन से हमला करो, ज़मीनी कार्रवाई करो ईरान के खिलाफ, हम तुमको रसद देंगे, मदद देंगे। कुर्दों ने कहा नहीं करते। तो डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहा है कि वो प्लान कैंसिल कर दिया, अब हमने कुर्दों से कह दिया कब मत करो। आप सोचो उसको हर तरफ से। तो ये जितनी चीज़ें दिख रही हैं, ये चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे ईरान का कंट्रोल है पूरे वॉर पे। वो जैसे चाह रहा है वैसे कर रहा है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे पत्ते पड़ने चाहिए उसके निकल रहे हैं। और इजराइल और अमेरिका सरप्राइज हो रहे हैं हर बार। कभी उसकी मिसाइल देख के सरप्राइज, अरे ये वाली, कभी कुछ देख के, कभी कुछ देख के। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि इन लोगों को पहले से आइडिया था क्या होने वाला है। ईरान को आइडिया था कि ये उस पर हमला करेंगे, उसने अपने आप को तैयार कर लिया और उस तैयारी का नतीजा है कि वो आज इनको ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। ये लोग नहीं कर पाए।
तो अभी जो सिचुएशन है वॉर की, उसमें जो आप खिसियाहट देख रहे हैं, यूक्रेन से मदद मांग रहे हैं, ब्रिटेन मदद नहीं दे रहा तो खिसिया रहे हैं, अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहे हैं, इनके नागरिकों को एसएमएस पे धमकी दे रहा है ईरान, सारे नागरिकों को एक बार एसएमएस आ जा रहे हैं। ये सिचुएशन, ये समझ रहे थे आराम से गाजा की तरह है, जाएंगे कुछ कर देंगे, या हिजबुल्लाह होगा, हालांकि हिजबुल्लाह के भी ज़्यादा ये कभी नहीं बिगाड़ पाए। और अब टारगेटेड तरीके से अब तो देखिए, ये पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी इन्होंने क्या किया, बैरूत में एक होटल में मिसाइल मारी इजराइल ने। 2 दिन पहले नेतन्याहू रो रहा था हमारे नागरिक ठिकानों पे हमला कर रहे हो। जब तुम रो ही रहे हो भैया तो शांति से रह लो यार, वही हरकत कर रहे हो जिसकी तुम शिकायत करते घूम रहे हो। कुल मिला के सिचुएशन बहुत खतरनाक है। अमेरिका को इस बात की सफाई देनी पड़ी है कि भाई हमारे सैनिकों को बंदी नहीं बनाया गया है। आमतौर पे अगर ये केवल चंडू खाने की वायरल खबर होती तो आज इस खबर पे अमेरिका जैसे देश अपनी तरफ से सफाई नहीं देता, ये कहीं इधर उधर से फैक्ट चेक में आती, खत्म हो जाती। वहां से सफाई आ रही है, इसका मतलब है कुछ सीरियस और कुछ टेंशन है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये खबरें आ रही हैं। खबर ये भी आई कि जो उनका पोत है, युद्ध पोत जिसको कहते हैं वो कैरियर, अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसका भी पता नहीं चल रहा बहुत दिन से कहाँ गया है। खबर यह है कि ईरान के हमले से बचाने के लिए उसको दूर ले जाया गया है और उसने कुछ मिसाइलें उस पर डाल दी थी और कुछ डैमेज भी हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं डूब ना गया हो, वो अलग अलग सोशल मीडिया का तो आपको पता है। पर हर तरफ से इस पूरे सीन को आप देखें, अच्छे से रमजान मरवा रहा है इनका, तो इनका जीना मुहाल कर रखा है। आप बताइए, आप जाके तेल के कुएं पे, तेल के गोदाम पे बम डालोगे और काला धुआं उड़ जाएगा, इसका मकसद क्या होगा? इससे कुछ फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर ईरान के किसी इलाके में, तेहरान के ऊपर काले काले बादल दिखेंगे, लोगों के अंदर डर आएगा, थोड़ा सा एसिड की बरसात होगी, तो मैं उनको डरा लूँगा। तो डरते ही नहीं हैं, वो तो डरे, वो तो लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। आपने जो थोड़ा बहुत उनको इंकलाब जिंदाबाद सिखाया था, उनको समझ में आ गया कि देश बड़ा है भैया, हो गया, हम स्वतंत्रता बाद में देखेंगे महिलाओं की। लड़ रहे हैं सारे के सारे। अब जो लोग बाहर रह रहे हैं, ब्रिटेन में, अमेरिका में, वो जरूर बोल दे रहे हैं, ईरान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अलग बात है। लेकिन सिचुएशन समझिए, हर तरफ से जितनी चीज़ें एग्जाम्पल आप देखते जाओ, वो सारे के सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मामला टाएं फिश हो चुका है। मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा। एक सज्जन ने भविष्यवाणी की है, शायद कल ही मैं बना दूं, किसी दोनों में से किसी एक चैनल पे भविष्यवाणी की है। और वो भविष्यवाणी ज्योतिष पत्र देख के नहीं करता, बेंगा बाबा भी नहीं है वो आदमी साइंटिफिक एनालिसिस करके, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके भविष्यवाणी करता है। कैसे करता है? वो ये अंदाज़ा लगाता है कि आदमी किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, किस सिचुएशन में कोई देश कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ मीटिंग कैसे रिएक्ट करेगी, और उस रिएक्शन को अनुमान लगा के वो ये बताता है कि किसी चीज़ का क्या होने वाला है। भविष्यवाणी उसने भविष्यवाणी की थी कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना। उसने भविष्यवाणी की थी कि ये ईरान पे हमला करेंगे, वो भी सही निकली है। और उसकी तीसरी भविष्यवाणी है कि अमेरिका इस युद्ध को हारेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ये इस पर भी वीडियो बना के आपको भेजूंगा। बहुत ज़रूरी है आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद।